सबसे पहले आप लोगों का गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके लिए नेक्स्ट क्लास में आज जो लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। पिछले क्लास में आपने जो भी पढ़ा वो हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाए और चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में पढ़ाए। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं दो चार्ज के बीच में प्रॉपर्टी बताए थे। हमेशा एक फोर्स लगता है और वो फोर्स में भी अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव, मतलब दो चार्ज के बीच में या तो आकर्षण का बल लगता है नहीं तो फिर विकर्षण का बल लगता है। आकर्षण बल कब बोलते हैं? जब दो अपोजिट चार्ज, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, आप ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है? तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और यदि यही सेम टाइप ऑफ चार्ज, सिमिलर चार्ज हो तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। यानी दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाना पसंद करता है। ये आप पढ़ चुके हैं, आपको मैंने पढ़ा दिया, लेकिन कितना फोर्स एक दूसरे पर लगता है इसके बारे में हमने नहीं बताया। लास्ट क्लासेज 2 क्लास में हमने ऐसा डिस्कशन नहीं किया और आज जो बताने वाले हैं पर्टिकुलरली पॉइंट चार्ज कैसे एक दूसरे के नज़दीक जाता है और कैसे एक दूसरे से दूर जाता है और कितना फोर्स एक दूसरे पर लगाता है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखिए, कूलम्ब्स लॉ अपने ऑब्जर्वेशन में, कूलम्ब्स नाम का साइंटिस्ट था, वही ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि दो अपोजिट चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन बल लगता है और दो सिमिलर चार्ज में हमेशा क्या होता है? तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी एक दूसरे से दूर जाना पसंद करता है। तो देखिए, वो जो फोर्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हालांकि कूलम्ब ने इसको प्रैक्टिकली वो लेबोरेटरी में ये इसको मेजर किया, वो पता लगाया कि वो किन किन बात पर डिपेंड करता है। वो अपने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली देखा, डिफरेंट टाइप से वो सिचुएशन से ला के देखा कि दो चार्ज में किस तरह से फोर्स ज़्यादा हो जाता है, कब किस परिस्थिति में कम हो जाएगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, इस सारी चीज़ को बताया था। देखिए क्या बताया था। जैसा कि डेफिनेशन बोलता है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट यही है, आप 10th में भी पढ़े होंगे, उसी का स्टैंडर्ड वर्जन यहाँ पढ़ना, उसी का इनलार्ज रूप यहाँ पढ़ना। देखिए कैसे, यहाँ देखिए कहता क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस particles is directly proportional to the product of the magnitude. Product of the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to a square of the distance between the charges. मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट देखिए, ये दो ही बात पे डिपेंड करता है, दोनों को मैथमेटिकल रूप में वो लिखा और कहा कि मान लिया कि कूलम्ब फोर्स है, को डिनोट किया F से, तो F जो यहाँ पे कूलम्बियन जो फोर्स हुआ F से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए दो चार्ज को अगर हम मान लिया जाए कि एक चार्ज को Q1 और एक चार्ज को हम Q2, दोनों को अगर हम r डिस्टेंस पे रखते हैं, दोनों को अगर हम r डिस्टेंस पर रखते हैं तो उन्होंने लेबोरेटरी में जब उसको प्रैक्टिकली देखा गया, उसने डिफरेंट टाइप से डिफरेंट सिचुएशन में जब इसको देखा तो देखा कि दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स। तो दोनों के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। एक एलिमेंट नंबर फर्स्ट।
सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या था? सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब सेकेंड जो स्टेटमेंट इसका है उसका देखिए, दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस स्टेटमेंट नंबर 2। तो इसको आप अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये दो बातों पे डिपेंड किया मैथमेटिकली। देखिए एक तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर फटाफट देखते हैं हम लोग कि आपको जैसे दिखाए थे फिगर में कि Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस कितना माने हैं R। अब ये दो स्टेटमेंट पे डिपेंड किया कि कूलम्ब्स जो कूलम्बियन फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्जेज बिटवीन द चार्जेज। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किए। तो आफ्टर कंबाइनिंग 1 and 2 हम क्या पाएंगे? तो FC इजकल टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखिए इस तरह से आया। तो अब देखेंगे, हालांकि ये फार्मूला केवल मैग्नीट्यूड के लिए है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो होता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज होता है, मतलब डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन यहाँ जो ये आपका फॉर्मूला हम दे रहे हैं ये मैग्नीट्यूड दे रहा है केवल, नॉट डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तब जाके डायरेक्शन देगा। अभी हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट को ही लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। तो देखें क्या करेंगे। तो अक्सर हर जगह फिजिक्स में ये नहीं, सो मेनी टाइम्स ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहाँ पर ये सिंबल यूज होगा और इस सिंबल को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट दिया जाता है जो कि आप नहीं दे सकते हो। ये ऑलरेडी लेबोरेटरी में निकाला गया है। और यहाँ पर जो सिंबल होगा आपको 9th का पता ही होगा जो पढ़े होंगे। तो क्या करेंगे, इस सिंबल को हम रिमूव किए। इस सिंबल जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक K बोलेंगे और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसको लेबोरेटरी में निकाला गया है वेयर K इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं पे ये भी लिखा मिलेगा 4 पाई। दोनों का लिखने का ढंग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। और ये हालांकि ये जो आपका प्रैक्टिकल किया गया है वो वैक्यूम मान के किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ई नोट हम यूज कर रहे हैं। ये वैक्यूम के केस में होता है, आपको बताएंगे आगे। और ये देखिए Q1 into Q2, तो Q1 Q2 अगर ये सिमिलर नेचर का चार्ज है, ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये फार्मूला के बेसिस पे आप क्या दे सकते हो, मैग्नीट्यूड दे सकते हो। आप डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। डायरेक्शन के लिए क्या आप करना होगा, तो हमको पता है, बताएंगे कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इसकी खासियत क्या है, आपको हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कहता क्या है कि ये चार्ज सिमिलर नेचर का है तो दोनों एक दूसरे से क्या कर दूर जाना पसंद करें। दूर जाने का मतलब ये हुआ, ये बोलेगा कि तुम हमसे दूर जाओ, इसके एरो साइन इधर दे देंगे, और ये बोलेगा कि तुम हमसे भी
दूर चले जाओ तो ये बोलेगा कि तुम भी ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और इसका जो वैल्यू होता है आपको याद ही रखना होगा, प्रैक्टिकली निकाला गया है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका यूनिट देख सकते हैं, ये न्यूटन होगा, ये न्यूटन होगा फोर्स का यूनिट। और जब ये डिस्टेंस को इधर लाओगे तो मीटर स्क्वायर होगा, और जब ये Q1 और Q2 को यहाँ पे लाओगे तो इसका कूलम स्क्वायर। इसका मतलब इसका यूनिट होगा, पूछा जाता है बहुत बार, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये आपका लेबोरेटरी में निकाला गया है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप देखिए इसमें सबका अपना अपना मीनिंग है। अब एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या इसी को हम लोग वैक्यूम, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, और इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, तो ई नॉट के अपॉन 4 पाई, और के की वैल्यू हमको मालूम है इतना होता है, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन नहीं, इसको कैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई से, ऑलमोस्ट 8.853 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे है इसका भी यूनिट आपसे पूछ सकता है। देखिए नेचुरली अब हमको पता है कि इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसको क्या होगा पलट जाएगा, देख सकते हैं इसको इधर रहेगा कि यहाँ पे आ जाएगा। तो के का जानते हैं कि कांस्टेंट का कोई भी रेशियो का कोई भी डायमेंशन होता नहीं है या यूनिट नहीं होता, तो इस तरह से हो गया। तो कभी कभी आपसे यूनिट भी पूछेगा तो यूनिट भी बहुत ध्यान में रख कर आप कभी इसको इजीली में बता सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है। लेकिन देखिए इसको स्टैंडर्ड माना गया है, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया वो ये मान के किया गया कि एयर नहीं है, मीडियम नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। सभी जगह क्या होता है मीडियम होता है, तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना होके कुछ और आ जाएगा, तो देखेंगे वक्त आएगा तो देखेंगे। तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद समझ गए होंगे। देखिए इसको थोड़ा हम अब डिलीट करते हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप समझने की खुद से प्रयास कीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो बुक का सहारा थोड़ा लीजिए, नहीं हुआ तो फिर हमसे आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं बाय द यूजिंग व्हाट्सएप या फ़ोन नंबर से, आपको बता ही चुके हैं। देखिए आप यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ सैम्पल का स्पेशल मीनिंग होता है। अगर यहाँ पे F21 लिख दी, यहाँ F21 लिख दिए, इसका अर्थ ये हुआ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब ये हुआ, इस सिंबल का मीनिंग यही हुआ कि जो फोर्स हुआ सेकेंड पार्टिकल पे लग रहा या चार्ज पे लग रहा, किसके वजह से, तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से या फर्स्ट
पार्टिकल्स। सिमिलरली अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स जो है पार्टिकल वन पे लग रहा है किसके वजह से, तो सेकेंड पार्टिकल की वजह से। सिमिलरली कहीं भी आपको ये सिंबल लिखेला मेरा, मान लिया सपोज 3 को, इसका मीनिंग क्या हो गया कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। तो आप शायद इस सिंबल का मीनिंग समझे। इस तरह से किसी भी तरीके अगर सिंबल कहीं लिखा हो तो आप इजीली इसको आप समझ सकते हो क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि ये बार बार लैंग्वेज को यूज करेंगे तो टेक्स मोर स्पेस एंड टाइम, और टाइम से और स्पेस को बचाने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। समझ गए होंगे। चलिए इसको अब हम जैसे कि आप देखिए, मान लिया सपोज दैट Q2 जो अगर इस पर Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो कैसे लिखेंगे, किसके वजह से, तो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से किस पे लग रहा है, तो Q1 पर। तो इसको हम लिखेंगे 1 किसके वजह से, 2। और यदि इस पे ये फोर्स लग रहा है तो किससे सिंबल लिखेंगे, तो 2 1। और जान लीजिए ये हमेशा चूंकि एक्शन रिएक्शन का घटना यहाँ पे हो रहा है, और जैसा कि आप 11th में पढ़े हुए न्यूटन्स लॉ पढ़ाया गया, इसमें थर्ड लॉ में यही बताया गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर मैग्नीट्यूड वाइज एंड अपोजिट डायरेक्शन। मैंने एक ही पार्टिकल पे नहीं रख सकता, दो पार्टिकल जो पार्टिसिपेट किया है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल पार्टिसिपेट किया है, तो जितना फोर्स इस पे ये लगाएगा, इस पर लगाएगा इसके द्वारा, उतना ही फोर्स इस पर इसके द्वारा लगाया जाएगा। इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है कूलम्स लॉ में, ये हमेशा ही फॉलो करता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। तब अब इस वीडियो को पॉज करके ऐसा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरने वाली हवा तुम, देखिए थोड़ा गाना गुनगुना लेते हैं बीच बीच में। कहता प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्स लॉ, इंक को डाल लेते हैं क्योंकि इंक इसमें थोड़ा खत्म हो गया, तो अच्छा सा आप लोगों को दिखेगा ना। इस परेशानी को दूर करने के लिए पहले हम इसमें इंक को फिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू रखेंगे। मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। केवल थोड़ा गौर से मेरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि डिमांड था सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तो हमें लगा कि हाँ क्यों ना पढ़ाएं। ये लॉकडाउन जो है हम लोग को जीवन का एकदम उल्टा पुल्टा कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। तो चलिए, कहा जाता है कभी कभी बुरा वक्त अच्छों के लिए भी आता है, तो इस बुरा वक्त का गुजर ही जाएगा देखते देखते, लेकिन आप अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है टाइम इज मनी। अगर टाइम को आप अच्छे तरह से यूज नहीं कर पाओगे तो ये आप मनी खो देते हो, ना कि एक टाइम खो रहे हो। सोचिए टाइम कितना महत्व है। और डिफरेंट देखिए, आप कुछ नहीं करते हो तो कुछ नहीं है टाइम आपके लिए, लेकिन जो पर्सन कुछ अपना प्रोफेशन में जुड़ गया, डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए एक एक मिनट कितना मायने रखता है। इसलिए आप भी टाइम को बर्बाद ना करें, आप हमेशा टाइम को सदुपयोग करें अच्छे कामों में, तो आपके लाइफ के लिए उतना ही बेहतर होगा। और आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, आपके पीएम मोदी जी हैं,
वो हमेशा एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते हैं, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए ही सोचते रहते हैं, हमेशा डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मेरा कंट्री कैसे आगे बढ़े। तो पहले चलिए, आप तो देशभक्त की भावना सब में होती, लेकिन पहले खुद आत्मनिर्भर हो जाइए, सेल्फ डिपेंडेंट। इसके लिए आपको एजुकेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। आप एजुकेशन केवल जॉब लेने के पर्पज से नहीं पढ़ते हो, एजुकेशन का बहुत मायने रखता है। और कहा जाता है कि हम लोग में ऐसा कहा कि मेरे संस्कृति में कि राजा की पूजा जो होता है अपने साम्राज्य तक ही सीमित होती है, लेकिन वही देखिए एक गुरु की जी पूजा होती है, उनकी पूजा यानी विद्वान को कहा, मतलब कहने के मतलब अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, कोई भी शिक्षित व्यक्ति की पूजा, कोई विज्ञानी व्यक्ति की पूजा पूरा विश्व में होती है। देखिए आज कुलम्स बारे में पढ़ा रहे हैं, कुलम्स इंडिया का थोड़ी थे, तो जहाँ ये इंग्लैंड के शायद थे, तो अगर इंग्लैंड के ही रहे होंगे तो जिस सारे कंट्री में फिजिक्स पढ़ते हैं तो सारा कंट्री का बच्चा उनको जानता है। लेकिन इंडिया का कोई अगर राजा हो, अकबर हो, तो अकबर के बारे में कौन जानेगा। अकबर थे तो अकबर थे, बहुत फेमस शासक थे, तो इंडिया में सब जानते हैं। लेकिन और अदर कंट्री में चले जाओगे तो उनका उतना जानने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन वहीं देखो आइंस्टाइन देख लो, वहीं न्यूटन्स को देखो, तो हर लोग जानता है। इसलिए आप एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, अपने आप को सोसाइटी के लिए हमेशा अच्छा सोचें, खुद के बारे में सोचें, फैमिली के बारे में सोचें और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कुलम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कुलम्स लॉ। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज, कहता है इसमें बहुत अच्छा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दिखा ही देते हैं कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, तो ये इसमें जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा लगता है लाइनिंग ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज। जो दोनों चार्ज को लाइन जो दोनों को कनेक्ट करेगा उसी पे फोर्स लगता है। इसलिए कहते हैं इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। मतलब कि फोर्स बिटवीन two charges always acts along the line joining of the two charges। कहने का सेंस ये हुआ दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, दोनों का जो लाइन ज्वाइन करने वाला है उसी के अलोंग फोर्स लगेगा। मतलब अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन जस्ट Q2 1, यानी इस पे जो फोर्स लगाया F21 और इस पे भी जो फोर्स लगेगा देखिए F1 2। मैं आपको बताया न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन पेयर हमेशा आपस में बराबर होता है। तो ये देखिए हमेशा जो होता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेज। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये जो है ये इट ऑलवेज follows the Newton's third law। Newton's थर्ड लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आपस में बराबर होता है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मतलब ये हमेशा न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा। यानी कि अगर कोई आपको देखा कोई कहता है कि चलो ये चार्ज Q1 है, ये बोलता है Q2 है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक फोर्स F1 इधर लग जाए
ड्यू टू F2 और एक फोर्स क्या होगा F2 हुआ। इससे क्या होगा देखिए, अभी यही फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन तो है, इसमें भी देखो अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन अंदर क्या है देखिए, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग देखिए यहाँ पे, तो इसके अराउंड फोर्स कहता हमेशा लगता है। लेकिन अगर फोर्स इधर लग गया, इधर लग गया, क्या इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है क्या, तो इसीलिए कहेंगे ये जो है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है गलत है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इस पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा दो चार्ज के बीच में लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस लगता है। ये हमेशा ये हमें ये कभी पॉसिबल, इसे कहेंगे नॉट पॉसिबल। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको क्या कहिए नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में आपका जो आएगा वो कहता क्या है, ये कहता है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये देखिए, ये कंटिन्यूअस चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ज मतलब कि अगर एक रॉड को हम यहाँ पे चार्ज को यहाँ फिल कर दें तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये क्या हो गया कंटिन्यूअस चार्ज। और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को रख दिया जाए, एक पॉइंट चार्ज को यहाँ मान लीजिए कि इसको बोल देंगे ये L लेंथ है, बताएंगे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये Q1 है, दोनों की जो डिस्टेंस है। तो क्या लगता है, ये ऐसा नहीं है कि इससे कि आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ते थे कि कोई बॉडी का मास जो एक पॉइंट पे आके क्या ऐसा मान लेते हैं कि आ जाता है, लेकिन ये मास का उल्टा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा चार्ज कोई ऐसा पॉइंट वैसा चार्ज वहाँ पे आ जाएगा, इसी कारण से इसमें डिस्टेंस वेरी करते चल जाएगा, इसलिए इट इज नॉट वैलिड फॉर द कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर लिख देते हैं whereas it is not valid for continuous charged body। ये कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। और इसमें एक और बात, थर्ड प्रॉपर्टी लिखाना कोई हम समझा देते हैं आपको। कहने का मतलब है कि कोई लड़का ये तो बोल सकता है कि अच्छा सर ये तो पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इसका कुछ तो डिस्टेंस हुआ, कुछ तो डिस्टेंस आर है, इसमें जुड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए आर बहुत बड़ी डिस्टेंस है क्या, इसके रेस्पेक्ट मान लो ये डिस्टेंस है, सपोज डैट ये डिस्टेंस को हम मान लें, इसको कैपिटल आर माने, इसको स्मॉल आर। स्मॉल आर जो डिस्टेंस होगा विथ रेस्पेक्ट टू आर बहुत ही छोटा होगा। तो हम जानते हैं जैसे कि सूर्य सन के लाइट के सामने एक दीपक की रोशनी का कोई औकात नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अंबानी के संपत्ति जो है उनके संपत्ति के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या है कुछ नगण्य है। सिमिलरली उसी प्रकार कहीं कहीं फिजिक्स में बहुत ऐसे जगह पर आएंगे जहाँ पर किसी के रेस्पेक्ट में किसी को हम क्या करते हैं तो नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट करने का मतलब उसको हम जीरो मानते हैं। क्यों? क्योंकि सही बात है, आप समंदर के पानी के सामने अगर एक गिलास पानी को तुम कंपेयर करोगे तो उसका कोई औकात है क्या? सिमिलरली इस डिस्टेंस दोनों के बीच में आर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट चार्ज का कुछ भी डिस्टेंस है तो उसका औकात कुछ है क्या, इसको इसलिए डिस्टेंस बिटवीन हम आर ही मान के चलते हैं। इसलिए हम लोग उसे मान ही लेते हैं।
आज आपको न्यूटन्स कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाए और आज हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ प्रॉपर्टी भी बताएंगे और इस प्रॉपर्टी पे ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए हम जो भी पढ़ा रहे हैं ये तो है एक बोर्ड के लिए भी उतना ही बेनिफिट है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप मेरे सही प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये मान के केवल ना चलें कि हम जो पढ़ा रहे केवल बोर्ड ही तक ही सीमित है। बोर्ड के लिए तो है ही, बोर्ड आपके लिए प्राइमरी लक्ष्य फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड होता है सब बच्चों के लिए, लेकिन जान लीजिए कि बोर्ड और सोचिए बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेबस को लेके कोई डिफरेंट नहीं है, कोई मायने नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर है। इवन देखा जाए आईआईटी का सिलेबस कंपेयर किया जाए बोर्ड के सिलेबस तो कम ही है। और माना जाए अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंपेयर किया जाए तो आईआईटी इजी है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड, लेकिन आईआईटी एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास करके आईआईटी के बारे में चर्चा करते हैं आपको, ये नहीं कि बहुत सारा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। मायने ये रखता है कि वो क्वेश्चन को क्या करता है, लिंक करता है, मतलब कि 2-3 चैप्टर को लिंक करके पूछा जाता है। और इसलिए आपका हर चैप्टर पे जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, तभी आप कोरिलेट कर पाओगे क्वेश्चन को। और कोरिलेट करने की एबिलिटी जब आप में आ जाएगी तो विश्वास मानिए आप बहुत आपके लिए दरवाज़ा खुला है, कभी भी आप आईआईटी कॉलेज में एंट्री ले सकते हो। लेकिन इसके लिए पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टडी लेवल और आपको हार्ड लेवल करना होगा। अपने आप को कभी भी बुरा वक्त तो आते रहता है, बहुत बार ऐसा लगेगा कि शायद इतना छोटा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा तो शायद हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचिए, लाइफ में हर पर्सन का अप्स एंड डाउन्स आता है, तो आप एज ए स्टूडेंट्स कभी फीलिंग अच्छा आएगी तो कभी फीलिंग बुरा आ सकती है। इसके लिए घबराना एकदम नहीं है। नहीं कहते हैं कि हम लोग को एक बात बचपन में हमेशा सिखाया गया ब्रजराज की कहानी, और उनको गुरु सिखाते थे, तो वो जब उसको प्रेरणा मिली थी तो कहाँ से मिली थी, तो वो कुआं पे पानी जब वो लेने गया तो वहाँ पर देखा था कि रस्सी से वहाँ पर एक स्क्रैच आ गया था कुआं की दीवार पे। तो हम बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिलपे परत निशान। कहने का सेंस है कर अभ्यास करने से बहुत कठिन काम भी इजी हो जाता है। जब वो रस्सी देखा कि बार बार एक पत्थर पे जा रहा है तो उसको घिस सकता है, तो अगर हम लेबर बार बार करें, कोशिश बार बार करेंगे तो पक्का है कि हम भी उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो हरिवंश राय बच्चन बोले हैं, उनका फेमस पोएम है, अक्सर आप लोग सुने ही होंगे, आप सुने ही होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, तब मन में रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, आखिर मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सफलता एक चुनौती है, वो सफलता एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो। वो सफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई तुम में, देखो और सुधार करो। यूं ही सहज नहीं मिलते मोती गहरे पानी में, यूं ही सहज मिलते नहीं मोती गहरे पानी में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, लेबर करोगे, मेहनत करोगे तो आपका हार नहीं होगा। हार इस चीज़ में कभी नहीं होता है, इस चीज़ में हार कभी नहीं होता है कि आप कहीं पे हार गए हैं, गिर गए हैं। रियल हार वो होता है जब आप गिर जाने के बाद उठने की कोशिश नहीं करते। ये उठने की कोशिश की एटीट्यूड को आप कभी भी खोना मत,
बार बार गिरना, लेकिन उठने की साहस हमेशा मेंटेन रखना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चलिए आज हम यहीं पे अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम इस पे बताएंगे आपको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे इसी टाइम पे।